कुछ लोगों के पास बस में करने की शक्ति होती है अनहत्या, और अच्छे भले समझदार लोग वो कर बैठते हैं जो वो कभी सोच भी नहीं सकते। ये बंगाली बाबा शहर में ऐसे थोड़े ही न बैठे हैं। ऑफिस के लिए जाते हुए शीतल को बाबा बंगाली के बोर्ड की ललित की बात याद आ गई। आरती और बॉस की अफेयर के चर्चे आजकल हर एक की जुबान पर थे। कैसे बॉस की बीवी के सामने सुंदरता में कम होने के बावजूद बॉस को अपने चंगुल में जकड़ लिया, इसके बारे में हर एक का अपना अलग मत था, और एक मत ललित का भी था। यह जून के महीने का मध्य में था। गौरव उसे ऑटो स्टैंड से ऑटो में बिठा के अपने ऑफिस चला गया था। ऑटो से एक सवारी उतरती और दूसरी सवारी चढ़ जाती। एक जगह से एक नौजवान लड़का चढ़ा और उसके साथ चिपक कर बैठ गया। उसने एक दो बार दूर होने की कोशिश भी की, परंतु कुछ देर बाद वह फिर उसके साथ चिपक सा जाता। उसके लिए ये रोज का काम था, इन जैसे लोगों को झेलना और फिर उसका झगड़ा भी। पर जब लड़के ने अपनी जेब में से मोबाइल निकालने के बहाने जेब के अंदर से ही उसकी जांघों के पास से हाथ को छूना चाहा और फिर कमर के पास से हाथ फेरने की कोशिश की, तो वह एकदम उसके ऊपर झल्ला उठी। आंख दिखाते हुए उसको बोला, दूर हटकर बैठ लड़का। एकदम ठिठक गया। उसको शायद अपनी जवानी और मखमली खूबसूरती पर शायद गर्व था, इसलिए इतना व्यवहार हुआ। देख एकदम भौचक्का रह गया और फिर शीतल से अच्छी भली दूरी बनाकर बैठ गया। उसने हमेशा यही किया था, कभी भी किसी को भीड़ में खुद के साथ मौका का फायदा लेने जैसे गुस्ताखी नहीं करने दी थी। बहुत से तो उसकी आंखों की घुरी और माथे की सिलटने देखकर ही दूर हो जाते थे। फिर भी अगर कोई मजनू बन पास आने की कोशिश करता तो उसे इस तरह डांट खाकर ही जाते। उससे दूर बैठते ही उसको फिर आरती के आगे पीछे मंडराता अपना बॉस याद आने लगा। उसके दिमाग में फिर तांत्रिक और डर घूमने लगी। वशीकरण और मुट्ठीकरण के टीवी अखबारों में छपते विज्ञापन क्या सच सत्यापन हो सकते हैं? क्या वह भी आजमा कर देखे? अगर ये सच है, मगर कहाँ से और किसके ऊपर? गौरव के साथ उसका अच्छा भला रिश्ता चल रहा था। 10 साल की विवाह में 10 साल की विवाह में 2 बच्चे थे, और कभी भी उन दोनों के आपस में किसी बात पर बड़ी अनबन नहीं हुई थी। घर गृहस्थी बहुत अच्छी चल रही थी। कहीं इन तांत्रिकों के चक्कर में घर कहीं नुकसान ना हो जाए। उसने सुना था कि शैतानी शक्तियों को अंजाम आजमाने वाले के एक दिन उन शक्तियों का खुद शिकार हो जाते हैं, परंतु क्या पता उपाय करके उससे से गौरव के माँ बाप गौरव के बड़े भाई की अपेक्षा उसका अधिक स्नेह करने लग जाए। पूरे ऑफिस के समय यही सोचती रही, परंतु किसी को कुछ भी नहीं बताया। शाम को वापिस आते हुए फिर वही विचार उसके मन में चल रहे थे। उसको लगा कि यह सब सोच सोच के वह पागल हो जाएगी। पहले की तरह ऑटो में बैठी वहां उतरी जहां गौरव उसे छोड़कर गया था। यहाँ से इस समय पर उसको घर तक अलग से ऑटो लेकर जाना पड़ता था। गौरव के ऑफिस का समय उससे 3 घंटे बाद तक का था। ऑटो स्टैंड के लिए सामने लगे तांत्रिक के बोर्डों की तरफ देखती सोचती वह ऑटो में बैठ ही गई। ऑटो पूरा भरने के बाद चलता था। एक एक करके सवारी बैठती रही, और जब आखिरी सीट खाली बची, अचानक से एक अधेड़ उम्र का आदमी सा बिना सेव के, कहीं कहीं दाढ़ी में कोई सफ़ेद बालों वाला ऑटो में बैठा। सिर्फ शीतल की नज़दीकी जगह ही खाली थी। वह वहाँ ही वह फंस कर बैठ गया। उसको एडजस्ट करने के लिए शीतल को अपना सांस अंदर खींचना पड़ा और खुद को सिकोड़ना पड़ा। पैरों में चप्पल
गंदी सी नजर आती। लोअर और काला कुर्ता उसने पहना हुआ था। शीतल को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। गर्दन घुमाकर वह उसके चेहरे की तरफ देखना चाहती थी, परंतु कुछ पलों के लिए ही देख सकी। फिर सिर नीचा करके बैठी रही। चलते ऑटो के बजते झटकों में दोनों में आपस में कई बार टकराए। टकराते कंधों के साथ जून महीने की तापसी और भी बढ़ने लगी थी। उस आदमी ने कई बार अपने जेब में से बीच-बीच में कुछ न कुछ निकाला। हर बार उसका हाथ शीतल के जांघों और कमर के पास से छूकर गुजरता था। टांगों के बीच रखी अपनी बैग को खोलते हुए उसकी की नोक कई बार शीतल के सीने के साथ टकराई था। जानबूझकर वो ये सब कर रहा था या अनजाने में, इसको उसको पता नहीं था, परंतु हमेशा की तरह हर एक को झिड़कने वाली शीतल एकदम शांत थी। पता नहीं किस चीज ने अचानक ही कुछ घंटों में इस तरह उसको बदल दिया था। वह कुछ भी कह सकने तथा हिलने से असमर्थ थी। उसकी कॉलोनी के पास पहुंचने तक वह जितनी भी छेड़छाड़ कर सकता था उसने की। पता नहीं बैठते ही उसके बिना उसकी तरफ देखे कैसे पता लग गया था कि कहाँ से शीतल ने अपने जिस्म को कपड़ों से ढका हुआ और कैसे उस जगह को सिर्फ तार की तरह टुनका देता था, जिसे के साथ शीतल पूरे जिस्म में कपकपी सी छिड़ जाती थी। हर हरकत के साथ वह खुद को और भी अपने आप में सिकोड़ लेती और जांघों को भी भींच लेती, परंतु एक बार भी उसको उस आदमी की तरफ ताकने या कुछ कहने का हौसला न हुआ। मानो उसकी त्वचा के बिना बाकी सब में से जीरो हो गए हों और वह पत्थर बन गई हो। बस जो जिस्म जिस्म बिजली सी थी वह एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक दौड़ रही थी। आंखें उसके बंद हो रहे थे। समय मानो उसके दिल की रफ्तार जितना तेज दौड़ रहा था, जब तक अचानक ऑटो की ब्रेक नहीं लगी और उस आदमी के साथ हाथों ने आखिरी बार उसको छुआ और नीचे उतरने लगा। ऑटो वाला का 2-3 बार कहने के बाद शीतल को उतरना याद आया। बर्फ की तरह जमी बाकी मैसेज एकदम शरीर के तापमान के बराबर हो गई। वह आदमी उतरकर किराया दे रहा था। उसके बाद ही शीतल ने ऑटो वालों को किराया पकड़ाया था। वह चलने ही लगी थी कि उसने बाद में आवाज लगाई, मैडम ये एड्रेस बता सकते हो? इस कॉलोनी में कहाँ है? कुछ पल उसकी तरफ इकटक्का देखकर वह जैसे ही जाती उसके पास से कागज लिया और लिखा एड्रेस देखा, एकदम चौंक गई, जैसे किसी अनहोनी का न्योता हो। जी, मुझे मिस्टर गौरव ने आरओ की सर्विसिंग के लिए भेजी है। मेरा नाम नितिन है और मैं आहूजा इलेक्ट्रिक वर्क्स में का इंजीनियर हूँ। नितिन ने उसकी आंखों में सीधे ताकते हुए जवाब दिया। शीतल को अचानक स्मरण आया कि प्रातःकाल ही ऑटो में बैठते वक्त गौरव ने कहा था कि वह आरओ की सर्विसिंग के लिए किसी को भेजेंगे। अचानक उसकी सूरत संभली। ऑटो में जो कुछ हुआ उसको भूलने की कोशिश करते हुए नितिन को लेकर उसने अपने घर में प्रवेश किया। उसके मन में अभी तक एक अजीब सा कुछ बना हुआ था। नितिन को किचन दिखाकर वह अपने कमरे में पर्स रख आई। वापिस आकर उसको पानी पूछा और खुद भी पानी पिया। पानी पीते वह उसकी तरफ कनखी नजरों के साथ देखता हुआ आरओ का मुआयना करने लगा, परंतु उसकी घूमती नजरों को शीतल ज्यादा देर तक सह न सकी। उसको अपना काम खत्म करने और कोई जरूरत होने और बुलाने के लिए कहकर वह अपने कमरे में आ गई। उतनी देर तक उसने कपड़े बदल लेने की सोची। किचन और बेडरूम में सिर्फ लंबी का फासला था। पर्दे को अच्छी तरह लगाकर वह कपड़े बदलने लगी। अचानक उसको लगा किचन में से आती आवाज बंद हो गई हो। पर्दे को अच्छी तरह लगाकर वह कपड़े बदलने लगी। अचानक उसको लगा किचन में से आती आवाज बंद हो गई और पूरा घर सुन्न आवाज उसको सुनने लगी हो। उसके मन में सुबह के
खत्म हुए ख्याल फिर एकदम उभर आया। नितिन का चेहरा, बोलने चलने का ढंग उसको फिर से अजीब सा लगने लगा। उसने पहने कपड़ों और हरकतों की तरह काले कपड़े और तेज सी नज़र उसको इस तरह लगा जैसे कमरे में पर्दे अभी अभी हिले हो। हवा का एक झोंका कमरे के किसी कांतर में से अंदर आया हो। पता नहीं पर्दा चलते पंखे के कारण हिल रहे थे या उनके पीछे कोई था। अचानक उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। अकेले घर में होने के बावजूद एक अनजान की मौजूदगी में बिना दरवाज़ा बंद किए कैसे वह कपड़े बदलने की गलती कर रही थी। तब तक उसने साड़ी उतार कर साइड में रख दी थी। इस ख्याल के मन में आते ही वह आहिस्ता चलकर दरवाजे को बंद करने के लिए वहां तक गई। मन की तसल्ली के लिए उसने जरा सा पर्दा हटाकर देखा। पर्दे के पीछे से दो आंखें उसकी तरफ अचानक चमक उठी, जैसे अंधेरे में बिल्ली की आंखें चमकती हैं। वह एकदम ठिठक कर पीछे हट गई। जिस्म एकदम कांप गया। नितिन की आंखें उसके जिस्म को जैसे ही पैर से नीचे तक निहारने लगी। उसको अपनी गलती का अंदाजा हुआ। उसने जिस्म पर दो कपड़े के सिवा कुछ भी नहीं था। वो भी उसकी खूबसूरती को पूरी तरह से ढकने में नाकाम थे। वह धीरे धीरे पीछे की तरफ हटने लगी, उसके देखने परंतु उसके देखने के तरीके और मौजूदगी ने जैसे उसके सारी गतिविधियां को कील कर लिया हो। जितना वह पीछे हो रही थी उतना ही वह आगे आ रहा था। सोफे तक पहुंचकर वह पीछे की तरफ जाने के लायक नहीं रही थी और तब तक वह उसको इतना करीब आ गया था कि उसके जिस्म की महक भी वह महसूस कर पा रही थी। एक भी शब्द दोनों के मुंह से निकल नहीं पा रहे थे। नितिन के मजबूत हाथ उसके कंधे पर टिकी, कंधों के मांस को दबाते हुए, सहलाते हुए कमर के पास से दोनों तरफ अपने हाथ के साथ उसको जकड़ लिया। अपने पास खींचकर दोनों के दरमियान आखिरी दूरी को ही मिटा दिया। शीतल के चेहरे के पास खिसकाते हुए और गर्मी की उस शाम के सांसों की ताप अलग हो महसूस हो रही थी। एकदम एक दूसरे में लगभग होके वह मदहोशी के आलम में डूब रहे थे। आटो की मदहोशी की अपेक्षा भी अधिक अपने आप को भूलकर उसके जादूमय व्यक्तित्व में शीतल उलझ कर रह गई थी। अपने आप को और अपने हालात को भूल गई थी, जैसे अचानक ही किसी अदृश्य शक्ति के वश में हो। उसके कंधे, गर्दन और पीठ को सहलाते हुए नितिन के हाथ ने उसकी पीठ पर मौजूदा अंतिम भार को भी उतार कर शरीर को और हल्का कर दिया। उस भार के उसके हाथ नाजुकता से संभाल लिया। हाथों की उंगलियों की हरकत के साथ शीतल की बेचैनी होती उसकी बाजुओं में घुटती चली गई, जब तक दोनों बेड पर गिरकर कपड़ों की तरह खुद बिखर न गए हो। शीतल की आंखें इस पूरी प्रकरण में बंद थी। जब भी वह झटके के साथ आंखें खोलती तो मोटी मोटी आंखें उसी की तरफ ही देखती, देखकर फिर बंद कर लेती। हर बार ही वह आंखें उस की तरफ ही कैसे देख रही थी, वह भी तब जब उसकी हरकतें ने पूरे जिस्म को ही जुआलम की तरह जगा दिया था। शीतल के होठों को चूमता नितिन के होठ उसके जिस्म पर फैलने लगे। उसका चेहरा उसको प्यार से चूमता और छेड़खानी करता रहा। उसकी गर्दन, छाती और पेट से लेकर हर हिस्से में छेड़ता गया। हाथों ने तो पहले ही उसके उसके अगले आने वाले हरकत की एडवांस तैयारी कर लिया था, जो उसकी जांघों और कूल्हों के बीच मचल रहे थे। कब दोनों के बीच मांस के सिवा कोई पर्दा न रहा, शीतल को पता भी नहीं चला। ऐसे लगा रहा था इस शाम का, इस मिलन का समय, विधि और सब पहले से नियत किया जा चुका था और पता नहीं कब से वह इस घटना को जी रही थी और अचानक वह सब घट रहा था, जिसने उसके मन में जिस्म तक एक चिरंजीवी प्यास जगा दिया था और जिसको बुझाने के लिए वह खुद को नितिन के साथ कसती चली गई और उसकी बाहों में सिकुड़ती चली गई और जो उसके मन में पर पूरी तरह फैल गया था।
और इस तरह से उसकी हर हरकत को आवाज़ और उस चीज़ महसूस करके खुद को हर मोमेंट को बदल रहे थे कि सिवाय अपने आप को उसके हवाले कर देना उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसकी आँखों में झाँकते हुए शिखर पर पहुँचने का एहसास ने उसके तन मन में निचोड़ के रखा दिया था। थक के चूर हो कर दोनों एक तरफ लुढ़क गए। गर्मी, धूप और ऊपर से पंखे की हवा में यह सब उसकी शीतल एकदम थक गई थी। कुछ देर के लिए उसने आंखें बंद कर ली। जब उसके पास से नितिन उठ उठने का एहसास उसको हुआ, सिर्फ यह कहकर कि जब काम खत्म हो जाए तो उसको बता दो, वह वैसे ही लेटी रही। उसके सिर की तेज नींद ने जकड़ लिया था। जब लगातार डोर बेल के साथ वह हड़बड़ा कर उठी, फटाफट कपड़े पहन वह बाहर निकली। जाते जाते किचन में निगाहें मारी, वह कोई भी नहीं था। बिना बताए, बिना कुछ कहे बोले, नितिन किधर चला गया? उसके मन में बात कौंधी। दरवाजे खोलकर पूछा तो आगे से सेल्समैन दिखता। नौजवान ने कहा, मैडम, मुझे मिस्टर गौरव ने आरओ की सर्विसिंग के लिए भेजा है। शीतल उसकी तरफ इस तरह ताकने लगी जैसे कुछ सुनी ही ना हो। अगर यह मैकेनिक, और वह कौन था जो अचानक आया और गायब भी हो गया? उसका मन विचारधाराओं में खो गया था। दूसरी बार लड़के के कहने पर उसको अंदर लेकर आने की याद आई। किचन में आरओ दिखाकर और वह वापिस कमरे की तरफ आती। सोच रही थी कहीं ये सब उसके साथ हुआ वो केवल स्वप्न तो नहीं था। कमरे में पहुंचकर उसके बिखरे कपड़े और बिस्तर के बुरे हाल से उसको समझ थी कि जो हुआ असली था। परंतु अगर वास्तव में अचानक कुछ घंटों ही कोई शख्स इस तरह ऑटो से बेड तक कैसे पहुंच गया, और उसको गौरव की बात तो कैसे पता चला? उसकी अजीब शक्ल सूरत और कपड़े, और फिर इस तरह उसको कील लेकर, कहीं वह वशीकरण का शिकार तो नहीं हो गई? कहीं वह कोई ऐसा ही तांत्रिक वगैरह तो नहीं था? परंतु वह चोर भी तो हो सकता है। उसके सोच का घोड़ा पल पल विचार बदल रहे थे। उसने कमरे में आसपास देख देखा। हर तरह की कीमत सामान अपनी जगह पर था। सोचते सोचते वह लेट गई। कभी कुछ मिनटों पहले हुई प्रक्रिया उसके मन में दौड़ने लगती। कभी उसकी आंखें बंद हो जाती। कभी उसके गायब होने का विचार मन में कौंधने लगता। उसके मन तन को बुरी तरह थका दिया था। जब तक इंजीनियर ने आरओ की सर्विसिंग खत्म कर मैडम को आकर बुलाया नहीं, और वह सर्विसिंग काबिल उसको पकड़ नहीं दिया। उसकी तरफ बिना देखे उसने अपने पर्स उठाया और दोनों के लिए पैसे निकालने लगी। एक बेड ही रेशमी तरह का कागज पैसे के साथ बाहर गिरा। उसने पैसे देकर इंजीनियर के चले जाने के बाद कागज को खोला और पढ़ा। मुझे पता है, मेरे अचानक इस तरह गायब होने के बाद बहुत से सवाल तुम्हारे मन में आएंगे, और कोई इंजीनियर मेरे बाद में भी आ भी गया तो और भी ज़्यादा सोचने के लिए मजबूर हो जाओगी। परंतु मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं इंजीनियर नहीं था, ना ही तुम्हारा हस्बैंड ने मुझे भेजा था। वास्तव में मैं भी उसी चौक से रोज ऑटो पकड़ने वाला एक शख्स हूँ। पिछले कई महीने से रोज तुम्हारे हस्बैंड के साथ तुम्हारे आने जाने का नोट कर रहा था। तुम्हें पहली बार देखते ही तुम्हारी तरफ अचानक खींचा गया था और तुम्हारे तक पहुंचने के लिए कुछ प्लान किया। परंतु आज तुम्हारे हस्बैंड की बात सुनी, बाद में फिर मैं इंजीनियर बन तुम्हारे साथ ऑटो में आने का प्लान बनाया। मुझे भी नहीं पता था कि मैं इस हद तक पहली बार में कामयाब हो जाऊंगा। परंतु जो भी समय तुम्हारे साथ बिताया वो यह अलहिद था, और इतनी संतुष्टि कभी नहीं महसूस की। तुम्हारे बारे में भी ऐसा ही समझता हूँ। यह हमारी पहली मुलाकात थी और आखिरी भी। तुम्हारा कुछ भी नहीं, गुमनाम। शब्दों को पढ़ती पढ़ती शीतल जैसे कहीं खो गई हो। पल भर के लिए उसको यकीन न हुआ, परंतु सत्य उसके सामने था। उसने अपने मन के डर, वहम और वशीकरण जैसे फिजूल के विचारों ने उसको किसी के और इतना कमजोर कर दिया था कि
एक छोटी-सी कोशिश करके ही उसने तन और मन और पर कब्ज़ा कर